तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम जो संविधान वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में, उसमें अब हमने फंडामेंटल राइट्स देखे हैं। अब डीपीएसपी, ठीक है, नीति के निदेशक तत्व। तो ज़्यादा हम बात इसमें थोड़ा थोड़ा सब करके जल्दी कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे। कल होलिका दहन होगा यहाँ, तो फिर वही माइक और सब रहेगा, तो कल फिर क्लास नहीं हो पाएगी। तो आप जो है पूरे सप्ताह का होमवर्क आज मैं आपको दे देता हूँ। पहले होमवर्क लिख लीजिए ताकि मैं उसी को पढ़ाऊँगा लगभग। तो एक तो डीपीएसपी है। देखिए, मेंस का फेवरेट टॉपिक है डीपीएसपी। प्रीलिम्स में आर्टिकल वाइज फैक्चुअल आ सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चंस पिछले 10 साल से कम आ रहे हैं। यूपीएससी अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कंसेप्चुअल पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बनते हैं फंडामेंटल राइट्स में, और डीपीएसपी में खूब कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। और कॉन्सेप्ट्स जब बनते हैं तो ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा जो है ये फिलोसॉफिकल हो जाता है। ये फिलोसॉफिकल हो जाता है, जबकि फैक्चुअल वाली जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रक्चरल होती हैं। तो स्ट्रक्चरल चीज़ों को तो आप लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब पॉलिटी का पकड़ लीजिए और आर्टिकल वाइज पढ़ लीजिए, तो ऐसा लगता है कि आपने कंप्लीट कर लिया, और वो आ भी जाता है, उसमें से आ भी जाता है। लेकिन ये जो हम फिलोसॉफिकल वाली बात करते हैं, उसके दर्शन की बात करते हैं कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, तब बहुत दिक्कत आती है। चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा स्पीकर हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे डीपीएसपी हो, फंडामेंटल राइट हो। फिलोसॉफिकल जब जाएंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स बीच में आएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है लास्ट में जाकर के टिकेगा डेमोक्रेसी पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई है वहाँ पर ले जा करके छोड़ना है उसको। तो जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, एंड्स है, वो प्रीएम्बल में लिखी हुई चीज़ें हैं। यानी किसी भी आर्टिकल को, किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑफिसर को, कोई सा भी पद हो, कोई सी भी इंस्टीट्यूशन हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन से निकली है या कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया में काम करती है, उसका आंसर निकालने के लिए आपके दिमाग में प्रीएम्बल में जो बताई गई बातें हैं, अगर वो रहेंगी तो आप उस फिलॉसफी को वहाँ तक ले जा पाएंगे। फिर उसके अलावा मैंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये जो चीज़ें बताई थी, ये चीज़ें आपके ये कॉन्सेप्ट के तौर पे साथ में तैयार होनी चाहिए। तो अभी हम जिस हिस्से को पढ़ रहे हैं उसका नाम है डीपीएसपी, और उसका जो दर्शन है वो एक लाइन में बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, सार्वभौमिक, तब वो हम लोग जनरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जो भी 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है, और जो भी भारत का नागरिक है और पदों के लिए शर्तें पूरी करता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करता है, वो आदमी विधायक के लिए, सांसद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट देने का अधिकार पॉलिटिकल राइट हुआ, ये पॉलिटिकल राइट है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर आपको कहीं दिखाई देती है, वो तो इंसान, फंडामेंटल राइट्स में डेमोक्रेसी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स तो चूंकि आप मनुष्य हैं और भारत के नागरिक हैं, इस नाते आपको मिनिमम आपको ये वाले राइट्स हैं, ये आपके पास है और इनको कभी छीना नहीं जाएगा। वास्तव में जो हम पढ़ेंगे इमरजेंसी और बहुत सारी चीज़ें हैं,
उस समय में भी ये जो राइट्स हैं ये बने रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये छीन लिए गए हैं। दरअसल रेमेडी सस्पेंड होती है। रेमेडी जो होती है वो दिक्कत में आ जाती है, अदरवाइज राइट्स सारे बने रहते हैं। ध्यान रखिए, राइट्स कोई भी नहीं छीना जाता, क्योंकि उसमें कहा कि 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे निरस्त हो जाएंगे। तो फिर तो 25 के हिसाब से कोई मंदिर नहीं जा पाएगा, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा पाएगा। नहीं, सभी जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ जा कर के एक्स्ट्रा प्रवचन करेंगे और देश की यूनिटी को और इंटीग्रिटी को ख़राब करेंगे, तो ऐसे में फिर पुलिस आपको पकड़ेगी। और उस समय यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहोगे तो वो रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। इसलिए वो जो राइट है वो खराब नहीं हुआ है, राइट निरस्त नहीं हुआ है। उस राइट के बहाने अगर आप कुछ ऐसा करते हो और फिर रेमेडी हासिल करना चाहते हो कोर्ट से, वो नहीं मिलेगी। तो बात समझ में आई ना कि इसलिए राइट्स जो हैं वो अल्टीमेट हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को आप बिल्कुल हमने जो बताया उस हिसाब से आप उसकी तैयारी कीजिए। उसको फिलोसॉफिकल लेवल पे भी हम खूब ले गए। डीपीएसपी अब ये राज्य की ड्यूटी बनेगी। यहाँ राज्य का मतलब सेंटर भी और स्टेट भी, और वो सारी संस्थाएं जो अथॉरिटी हैं वो सभी राज्य हैं। राज्य की परिभाषा में ये सभी आते हैं। तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं। सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी बनाते समय इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसको नॉन एनफोर्सेबल रखा गया है। कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते, वाद योग नहीं है, यानी आप पिटीशन नहीं लगा पाएंगे इनके लिए, PIL भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये केवल ड्यूटीज़ के तौर पे बताया गया है कि स्टेट को ये ड्यूटी निभानी होगी अगर बराबरी लानी है। तो अगर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, असमानता ख़त्म करना है और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, समतामूलक समाज बनाना है, तो समतामूलक समाज जो होता है वो मानवतावादी होता है। ये सिद्धांत है इसमें 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ते हैं। 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स को पढ़ा जाता है। एक उदारवादी होता है, लिबरल। एक सोशलिस्ट होते हैं, समाजवादी, सोशलिज्म पे आधारित होते हैं। और तीसरा होता है गांधीइज्म, गांधीवाद पर आधारित। क्योंकि देश आज़ाद हुआ था उस समय में 1950 में जब संविधान बन रहा था, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद देश में जब संविधान सभा चल रही थी उसी दौरान ये सब हुआ था घटनाक्रम। तो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव संविधान सभा पे खूब पड़ा। संविधान सभा उनके विचारों से प्रभावित थे, तो हर पल वो सोचते थे कि गांधी के सपनों का भारत कैसे बनाया जा सकता है। तो गांधी ने जितने विचार दिए हैं कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए या कांग्रेस में काम करते हुए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जहाँ जहाँ स्पीच दी है उसको गांधी वांग्मय बोलते हैं। गांधी के जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी भाषण हैं, जो कुछ भी गांधी ने लिखा है उसको गांधी वांग्मय साहित्य कहा जाता है। उस गांधी वांग्मय साहित्य को पढ़ने वाले लोग बहुत थे। स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, ढेरों लोग थे, पटेल थे। और ये सब लोग, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी उनके विचारों का ही भारत चाहते थे। उन्होंने ढेरों जगह जो है ये बात कही है। और आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड बना करके उन्होंने प्रूव भी किया। उन्होंने गांधी ब्रिगेड रखा था नाम। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था उसका, तो उस समय में उन्होंने देखा कि गांधी के विचारों को स्थान कहाँ दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो हम बना रहे थे वो तो कानूनी रूप है एक तरह से। उसके लिए तो स्टेट के लिए मैंडेटरी है। उन्होंने कहा नहीं, राज्य को चलना चाहिए, गांधी जी के विचारों पे चलना चाहिए, समाजवादी विचारों पे चलना चाहिए और उदारवादी विचारों पे चलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो भी उदारवाद पे आधारित है। पूरा इतिहास हमारा उदारवाद पे आधारित है। भारतीय संस्कृति उदारवाद वाली इस
आप कितने भी पुराणों में कितनी भी कथाएं आप पढ़ लीजिए, राजा शिवी की कथा पढ़ें, भगवान राम की कथा पढ़ें, भगवान कृष्ण को देखें, भगवान बुद्ध को देखें, महावीर को देखें, गुरु नानक जी को देखें, किसी को भी देखें, सब लोग समता मूलक समाज चाहते हैं, सब लोग कमजोर की मदद करते हैं। तो कमजोर की मदद करने का जो भाव है कि जो भी कमजोर है, जो भी वीक है, जिसको भी सहायता की जरूरत है, ये उदारता वाला काम है, लिबरल होना। कई लोग लिबरल को गाली देते हैं, लेकिन लिबरल होना, जब आप अस्पताल में होंगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे, तब हर कोई व्यक्ति जो है ये अपेक्षा करेगा कि लोगों को लिबरल होना चाहिए। लोगों, जो अस्पताल में लोग हैं, किसी का ऑपरेशन है 10 लाख रुपए का, तो बहुत सारे लोगों को 10 लाख लोग जो 1-1 रुपया दे देंगे तो मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। वो उस तरह से सोचने लग जाता आदमी, और 1 रुपए से वो कोई गरीब तो नहीं हो जाएंगे, और मैं तो जीवित हो जाऊंगा। पर ये उदारता वाला भाव वो जब स्वस्थ होता है तब नहीं आता, तब वो सोशल मीडिया में उदारता को गाली दे रहा होता है। उसको लगता है कि उसके बच्चे का एडमिशन जो है इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या ये इतना बड़ा कॉलेज, जो करोड़ों रुपए का कॉलेज बना रखा है, किसी ने अरबों के संस्थाएं हैं इसकी, और ऐसे 50 कॉलेज हैं इसके पास, अगर एक आदमी को ये कम पैसे में भर्ती कर ले या बिना पैसे के भर्ती कर ले तो ये गरीब हो जाएगा क्या? तो ये अपेक्षा जब आदमी करता है ना दूसरे से, तो आप कब करते हो? जब जरूरत पड़ती है आपको तब करते हो। तो सामान्य दिनों में भी ये अपेक्षा संविधान में नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से पूर्ति करने की बात आई। तो उसके पहले ये था कि अगर कोई महिला है, अगर उसको बच्चा होने वाला है तो वो घर पे रहे, प्रेगनेंसी में यहाँ आने की क्या जरूरत है? अब घर पे वो रहेगी तो वो तब रहेगी कि जब बच्चा होने ही वाला है तब रहेगी, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। फिर ज्यादा से ज्यादा काम इसलिए करना चाहेगी क्योंकि घर कैसे चलेगा, मान लीजिए वही कामकाजी है। तो इसलिए वो प्रसूति अवकाश वाला आया उसमें, कि उसको प्रसूति अवकाश दिया जाए, मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए। तो वो कॉन्सेप्ट इसलिए आया। ऐसे तो आप कह दो कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो अपने बलबूते पे शिक्षा हासिल करें तो वो तो काम पे चले जाएंगे। अगर आप शिक्षा, कई लोग मध्याह्न भोजन के, मिड डे मील की बड़ी आलोचना करते हैं। जो मिनिमम न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो भारत में है, कुपोषण, उसको मिटाने का काम किया है उसने काफी हद तक, क्योंकि वो घर पे इतना पौष्टिक खाना नहीं खा पाते जितना वो एक समय में वहां लेते हैं। तो 24 घंटे में उनको एक समय तो कम से कम ठीक ठाक खाना मिल सके। भारत के हालात तो यही है। ये तो पर जिसका पेट भरा हुआ है ना, उसके अंदर ये उदारता नहीं आती, ये भाव नहीं आता। तो समाजवाद और उदारवाद बहुत नजदीक है। समाजवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ी सी राजनीति घुस जाती है एक तरह से, यानी कोई नेतागिरी करके बात कर रहा है कि सबके साथ बराबर व्यवहार करो। उदारवाद एक व्यक्तिगत गुण है, लिबरल होना एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का एक वर्चू है, बाय वर्चू आता है। और समाजवाद जो है वो एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़े लिखे लोगों का पैदा किया हुआ है, और उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी राजनीति जैसी हो जाती है। और गांधीवाद जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिज्म को लेके चलता है। तभी तो वो मद्य निषेध की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं। समाजवादी और उदारवादी शराबबंदी की बात नहीं करते, गांधीवाद शराबबंदी की बात करता है। तो 47 जो आर्टिकल है जो मद्य निषेध की भी बात करता है, तमाम प्रकार के अल्कोहल, ड्रग्स और जितनी भी चीजें, वो केवल इस आधार पे नहीं कि उसके परिवार के लोग बहुत गरीब हो जाएंगे और ड्रग्स या शराब पी के वो बहुत सारे अपराध करेगा, केवल ये कारण नहीं, उसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। और समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे तो फिर समाजीकरण क्या होगा, दूसरे बच्चे क्या सीखेंगे। तो उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा व्यक्तिगत
आध्यात्मिकता और इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा है। गांधी जी की जो जिंदगी है वो सादा जीवन उच्च विचार वाले पे टिकी हुई है। गांधी बैरिस्टर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे से इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे लोगों के साथ रहे। साधारण कपड़े उन्होंने इसीलिए पहने कि सूट बूट और ये सब उन्होंने इसलिए त्याग दिया कि कोई भी उनसे आकर के मिल सके, कोई भी उनसे आकर के बात कर सके, कम्युनिकेशन गैप ना हो, लोग दूरी महसूस ना करें, उनको लगे कि ये भी हमारे जैसा है, हमारी तरह। इसीलिए देखिए ना, भारत में अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो नेतागिरी में फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को नेतागिरी में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए दिक्कत आती है कि जनता को लगता है कि ये बहुत बड़े, इसलिए बड़ा से बड़ा IAS हो, IITN हो, अधिकांश लोग जो है आपने देखा कि वो कुर्ता पजामा धारण कर लेते है ना, जबकि वो पहले सूट बूट में रहते थे, टाई पहनते थे। केवल वो अरविंद केजरीवाल थे तो उन्होंने वो पैंट शर्ट सादा और पहन के, और वो भी जानबूझ के शर्ट इन नहीं करते थे, वो बाहर ही रखते थे, है ना। और वो एक कोशिश करते थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम नाम भी उन्होंने आम आदमी रखा, ठीक है। तो वो वाला प्रयोग किया। अदरवाइज अधिकांश लोग जो है, चाहे कोई भी हो, अगर उसको नेतागिरी करनी है, जैसे ही उसको नेतागिरी में कूदना है, तुरंत कुर्ता पजामा धारण करेगा। तो कुर्ता पजामा पहनते ही जो वोटर है और जो लोग हैं उनको लगता है कि ये हमारी पहुंच में है, इस आदमी से हम हाथ लगा सकते हैं, इससे हम बात कर सकते हैं। सूट बूट वाले से एक डिस्टेंस तैयार हो जाता है, बात समझ में आई ना। तो वही गांधी जी ने जो है सूट बूट त्याग करके और सादे कपड़े पहन करके और लोगों के बीच जा कर के ये प्रूव किया उस समय कि हम आपके जैसे हैं और हम आपकी समस्याओं को जानते हैं। इसलिए चरखा, कुटीर उद्योग, तो इसलिए आप देखोगे कि DPSP में कुटीर उद्योग, तो ये इसको इस तरह से समझना होगा। UPSC आजकल इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे फैक्ट्स नहीं जानना चाहता, किताब में जो लक्ष्मीकांत में लिखा है वो नहीं पूछना चाहता। आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझे कि नहीं, बोले नहीं हम पढ़े हैं, हमने याद किया, हमने रट लिया, उससे बात नहीं बनेगी। बस है ना। तो पढ़ने की, रटने की, याद करने की, पॉलिटी की एग्जाम नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, इंटरव्यू में देखेंगे, तो सब जगह कॉन्सेप्ट्स है, और कॉन्सेप्ट्स को आप डीप में समझेंगे नहीं। और कॉन्सेप्ट्स को जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि वो चरखा काटते थे, उन्होंने कुटीर उद्योग ले लिया। वो चरखा प्रतीक हो गया किसका? कॉटेज इंडस्ट्री का। गांधी राम राज्य की बात करते थे और कहा था कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन इतना होना चाहिए कि गांव के लोगों का खर्चा ज़्यादा ना हो बड़ी बड़ी अदालतों में, गांव की पंचायत सब कुछ ठीक कर ले, अपने यहाँ के रिसोर्सेज को वो अच्छी तरह से यूज़ कर ले। हम लोग सरकार बनाते क्यों हैं? कि हम में से जो भी पैसे वाले लोग ज़्यादा कमाएं, सरकार उनमें से कुछ टैक्स ले ले, और ज़्यादा कमाने वालों से टैक्स ले ले, और फिर उस टैक्स से जो नहीं कमाते हैं या कम कमाते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ काम करे, और कुछ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करे, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, रोड्स बनाए जिस पे सभी लोग चल सकें, जो सबके लिए हो, सिलेक्टिव लोगों के लिए ना हो। और दो बड़ी चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों को बहुत बड़ी चीज़ माना गया है, जो स्टेट की ड्यूटी है। तो वो आपको इस DPSP में भी देखने को मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसी में अल्कोहल बैन करने वाला भी है, मद्य निषेध, क्योंकि वो स्वास्थ्य को ठीक करने की बात कर रहा है। और फिर बिना पर्यावरण के ठीक नहीं रह पाएंगे, तो 48 वाला पर्यावरण के लिए कर दिया उन्होंने, 48A कर दिया, जोड़ दिया बाद में। और भारत कृषि प्रधान देश है, कैटल्स वाला है, दुधारू पशुओं के ऊपर आधारित है हमारी अर्थव्यवस्था, तो उन्होंने 48 में उसको लिया। तो ये जो सिद्धांत है ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि हम इसको जुडिशरी को देंगे
और जुडिशियल रिव्यू का कारण बना देंगे और कहेंगे कि नहीं ये तो इन्फोर्सिबल है कोर्ट में, लॉ द्वारा, बाय लॉ, तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और जाती हैं, लोग बदलते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को, अपनी चॉइस से बदलते हैं, तो वो जो शिफ्ट होता है और इलेक्शन में जो ट्विस्ट आता है और इलेक्शन में जो आनंद आता है, लोगों को लगता है कि इन्होंने डीपीएसपी को ज़्यादा फॉलो किया है, इन्होंने कम फॉलो किया है। अगर कम फॉलो किया है तो 8-10 साल में उसके नतीजे बुरे आने लगते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने लगता है, पर्यावरण का विनाश होने लगता है, सेपरेशन ऑफ पावर बचता नहीं है, फेडरलिज्म का जो ढांचा है वो टूटने लगता है, यूनिटरी चीज़ें होने लगती हैं, फेडरल नहीं होती, एकात्मक होने लगती है, केंद्र मजबूत दिखाई देने लगता है, मजदूरों के हालात खराब हो रहे हैं, शिक्षा की हालत खराब है। तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है, अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, राज्य अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उदारवादी दृष्टिकोण से दूर भाग रहा है, वो गांधीवाद से बचना चाहता है, और वो समाजवादी तो कतई नहीं है। इसका मतलब वो कुछ लोगों के मदद के सहारे सत्ता चलाता है, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, किसी जमाने में एरिस्टोक्रेसी थी, तो अब प्लूटोक्रेसी, धनवान लोगों से चंदा लेकर के सत्ता चला लिया। और अगर आपने धनवान लोगों से सत्ता चला ली तो फिर जो आपके जिला अध्यक्ष हैं, तहसील के अध्यक्ष होते हैं, प्रांत के अध्यक्ष होते हैं, फिर तमाम महामंत्री होते हैं और तमाम जो नेता होते हैं, उनकी सलाह का कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे वो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, चाहे इलेक्शन की आप पॉलिसी बना रहे हो, चाहे आप मैनिफेस्टो बना रहे हो, नहीं तो आदमी ग्राउंड लेवल पे, कार्डर लेवल पे बेसिक उन लोगों से सलाह लेता है, उनसे बात करता है। तो यहाँ टॉप टू बॉटम अप्रोच हो जाती है, ऊपर के लेवल पे कोई फैसला लिया जाता है और उसके लिए सभी लोग बाध्य होते हैं, क्योंकि हमने 2 या 3 या 10, 15, 20 लोगों से पैसा ले लिया है। पैसे की जरूरत से ही उनसे राय ली जाती थी। चंदे का जो सिस्टम है, ये इसका सीधा डीपीएसपी से संबंध है, क्योंकि डीपीएसपी में एक शब्द है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। स्टेट की ड्यूटी है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ तो सरकार के पास पैसा अवेलेबल है, जिससे वो ये सारी कल्याणकारी बाकी के जो आर्टिकल हैं उन सबको वो चला पाएगा। तो उन सबको चलाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? वो वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा, 38। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल ऐसा है जिससे बाकी आर्टिकल के लिए वित्त पोषण होता है, पैसा मिलता है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने दिया तो एक तो बहुत सारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही कर लेंगे, शिक्षा की व्यवस्था भी खुद कर लेंगे, आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे, कुटीर उद्योग चलाने की शायद जरूरत ना पड़े, श्रमिक न्याय मांगने के लिए आपके पास नहीं आएंगे, और चूंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंटरनल स्ट्रेंथ रहेगी तो बाहर से कोई ताकत हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, तो 51 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा भी बनी रहेगी, क्योंकि इंटरनली हम बहुत ताकतवर हैं। आ गया ना? तो सारा उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो डीपीएसपी के साथ खेलना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 36 से 51 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, वो आपको पता है कौन सा क्या है, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर जो भी सुनेंगे उनको ये जो मैं जो बता रहा हूँ ये तभी समझ में आएगा जब वो हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, उनके लिए उसमें हमने डिटेल बताया। तो आज मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं उन आर्टिकल के बारे में आप समझें। वो जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए यूपीएससी को वो होनी चाहिए, ठीक है? तो ये उससे मतलब है उसका, प्लूटोक्रेसी से और उससे कि राजनीति में कितना हस्तक्षेप है। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को फेवर करने लगते हैं तब हम बहुत ज़्यादा जुडिशरी की तरफ टिल्ट कर जाते हैं। आर्टिकल 50
सेपरेशन ऑफ पावर। तो 3 पार्ट हैं, आप जानते हैं 3 अंग हैं जिनसे सरकार चलती है या भारत में सत्ता चलती है, जिसे स्टेट के परिकल्पना सामने आती है, जो इन्विसाज्ड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है वो एक तो कभी कभी बैठता है, सेशन के हिसाब से बैठते हैं, और वो एक बार कानून बना देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ही ले लें कि लोगों के ट्रांसफ़र करने हैं, तो ट्रांसफ़र करने का जो पावर है अगर वो हम लेजिस्लेचर में माने तो फिर बार बार ट्रांसफ़र के जो है बिल लाने पड़ेंगे और उनको एक्ट में बदल के या रिजोल्यूशन ला करके हम लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाएंगे। बार बार कहेंगे कि ये लिस्ट है 100 लोगों की, इनका ट्रांसफ़र यहाँ किया जाना है, बहस कर लो, फाइनल होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने उसको वो कर दिया, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। तो एग्जीक्यूटिव, बट एग्जीक्यूटिव जो है वो उस लेजिस्लेचर के, उसके जो असेंबली है या लोकसभा है, राज्यसभा है, उन लोगों के विश्वास पे खरा उतर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एग्जीक्यूटिव कोई मनमाना काम कर रहा है, आर्बिट्रेरीनेस ज्यादा हो गया है, वो कुछ भी करने लगे हैं। और ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी जो है वो या तो वॉच नहीं कर रहा है, यानी कि पैसिव बन के बैठा है, और या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, ओवर एक्टिव हो गया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है। वैसे जुडिशरी के लिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि उसके पास जो भी जाए उसको तुरंत रेमेडी दे, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन कई बार वो स्यू मोटो खुद भी देखते हैं, जहां उनको लगता है कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो वो खुद अपने से संज्ञान लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन कई बार जो है वो जुडिशियल ओवर रीच, एक वर्ड और है जुडिशियल ओवर रीच, वो ओवर रीच कर जाते, हदें पार कर देते। जो काम एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, जो काम एग्जीक्यूटिव का है और उनको ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर निकालना चाहिए, वो काम जुडिशरी करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है जब, तो एक तो उससे क्या है कि जुडिशरी की कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं कि आप पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हो तो अगला चुनाव आपको लड़ना है। जनता में तो एग्जीक्यूटिव को जाना है लेजिस्लेटर के चुनाव के माध्यम से, लोकसभा के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट की बेंच या सुप्रीम कोर्ट की बेंच या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इस टाइप का काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो फेल हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी इन दिनों में तो ऐसा ही लग रहा है। और ओवर रीच होने के बाद भी यदि वो और एक्स्ट्रा ऑर्डर पास करता है और तमाम प्रकार के रिगरस ऑर्डर पास करता है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एडवेंचरिज्म। वो एडवेंचर पे निकल गए, यानी वो सत्ता के उस आदेश देने की जो ताकत है उसको वो इंजॉय करने लगे हैं। आया ना समझ? तो थोड़ा सा उसको बहुत बहुत बारीक संतुलन है। ओवर रीच, कब एक्टिविज्म जो है वो ओवर रीच में बदल जाएगा, बहुत थिन लाइन है, और कब ओवर रीच जो है वो एडवेंचरिज्म में बदल जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो है ये बैलेंस किसको बनाना है? जो भी माननीय जज होगा उसको बनाना होगा। उनको देखना होगा कि आर्टिकल 50 मौजूद है और उसका वो एक आदर्श नीति का निदेशक तत्व है, और पॉलिसी बनाते समय या जिस भी बात को हम लोग कर रहे हैं, जो भी आदेश हम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम कहीं एग्जीक्यूटिव को बाईपास तो नहीं कर रहे हैं, या एग्जीक्यूटिव के अधिकारों में तो नहीं घुस गए, या फिर ये काम संसद को करना चाहिए था, राज्यसभा लोकसभा के माध्यम से होना चाहिए था, वो काम हम तो नहीं करने लग गए हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग जब छोटे थे तब हमारे यहाँ जो मोहल्ले में ऐसा एक कोई न कोई एक ऐसे अंकल, तो हम लोग नहीं बोलते थे, चाचा जी या काका या ऐसा कुछ बोलते थे, जो इस प्रकार का व्यक्ति होता था, वो मोहल्ले के सभी बच्चों को पीट पाट के घर भगाया जाता था। मतलब उसको रास्ते में जो दिखा उसको पीटता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो पढ़ाई करो, भागो यहाँ से। मतलब आप अगर खेल रहे हैं और अगर वो आ गया तो सब बच्चे भाग जाएंगे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, कहाँ से आई, उसमें ये शक्ति कहाँ से आई, किसने दी? कई पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप ख्याल रखते हो सब बच्चों का, तो हमारा बच्चा कहीं दिखे तो इसको पीट दिया करो। वो छूट देते थे उसको, उसके चक्कर में जो छूट नहीं देते थे उनको भी पीट देता था उसको, उसका हाथ चलता ही रहता था। एडवेंचरिज्म। तो उसको अगर कहीं मान लिया जाए किसी ने कह भी दिया है कि आप ऐसा कर दिया करो, तो क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे अधिकार है? तो मैंने गांव के लेवल पे एक छोटी सी चीज बताई, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खिंचाई के बहाने या और भी कई तरह की चीजें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो रात दिन काम करेंगे तो उनसे तो ढेरों गलतियां होंगी। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ जाएगा अगर इन सब चीजों को तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक भी है, गार्जियन है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा भी करनी है। तो एग्जीक्यूटिव को यह सोचना है कि उन्हें संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि वो ओवर रीच ना करे, एडवेंचर पे ना जाए, वो एक्टिविज्म तक ही बना रहे। एक्टिविज्म एक अच्छा गुण है, एक्टिविज्म तक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 50 जो है आपने कभी भी इस लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी यही चाहेगा आपसे, यूपीएससी ये चाहेगा कि ये समझ आपकी इतनी विकसित हुई कि नहीं, और जब ऐसी समझ विकसित हो जाती है तो उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप लिख दोगे, मेंस में भी लिख दोगे। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, और यही मिनिमम गवर्नमेंट है, मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कही थी प्रधानमंत्री ने, तो उसका मतलब यही था कि सरकार का जो काम है वो ज्यादा होना चाहिए, बातें कम। सरकार अपने अधिकारों के बारे में बात न करे, गवर्नमेंट ज्यादा न चलाए, हुकुम न चलाए उस आदमी की तरह, उस ओवर रीच की तरह। हुकुम देने की जरूरत नहीं है, आदेश देने की जरूरत नहीं है, बातें करने की जरूरत नहीं है, भाषण देने की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। और काम को गवर्नेंस कहा गया, एग्जीक्यूट करना, कंप्लाई करना, फॉलो करना। तो कंप्लाई जरूरी है, एग्जीक्यूशन जरूरी है, और उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। और वो जनता के हित में है या नहीं, उसके लिए उससे फीडबैक ले, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये इसलिए मैंने सबसे कम ध्यान दिया था पहले, कभी जब पढ़ाया तो 50 को बहुत कम बताया, बाकी सब चीजों को ज्यादा बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए जीवन तो एक बार है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो बात अलग है, अदरवाइज तो जीवन एक बार है। महिला का भी जीवन एक ही बार है, दलित का भी जीवन एक ही बार है, माइनॉरिटी है तो उसका भी जीवन एक ही बार है, मेजोरिटी वालों का भी जीवन तो एक ही बार है। और इस जीवन में कभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो गया, शादी ब्याह में उसकी चॉइस और उसकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा गया, संपत्ति के निर्धारण में उसका ख्याल नहीं रखा गया, जॉब मिलते समय में अपॉर्चुनिटीज़ में उनमें उसका ख्याल नहीं रखा गया। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो उसका जीवन लगभग ख़त्म हो जाता है, या बहुत नर्क जैसी ज़िंदगी हो जाती है। इसलिए कम से कम भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी से आता हो, कहीं से भी हो, उन सबके साथ व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक होना अपने आप में जो है वो एक, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे वो रूरल है चाहे अर्बन है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों को मिल रही है वही अपॉर्चुनिटीज़ उसके साथ हो। खास करके पर्सनल लॉज में, जब हम पर्सनल लॉज बना देते हैं तो नाम ही हो जाता व्यक्तिगत कानून, और व्यक्तिगत कानून हो गया तो आपने उसको धर्म और दूसरी चीज़ों के सहारे चलाना शुरू कर दिया, जबकि कानून तो नेचुरल जस्टिस पे चलना चाहिए, कानून तो रूल ऑफ लॉ पे चलना चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से चलना चाहिए। तो जिस भी व्यक्ति को अगर मान लिया जाए जो किसी धर्म विशेष का है, उस कारण से उसको बहुत दिक्कत आ रही है जीवन जीने में, या सारे अधिकारों को उपयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने उस धर्म में जन्म ले लिया है, तो ये तो दुर्भाग्य है। फिर तो राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था करे, उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रूरल अर्बन या इस प्रकार की किसी भी आधार पर, या लैंग्वेज के आधार पर, उसको ऐसा ना हो कि जीवन भर जो है वो दुख हो, पश्चाताप हो कि मैंने ये कहाँ जन्म ले लिया, अगर मैं दूसरी जगह जन्म लेते तो आज मैं ये फ्रीडम एंजॉय करते, हम लोग इस तरह से रहते। ठीक है ना। तो 44 आर्टिकल 44 उत्तराखंड ने अभी किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन सब लोगों के मतों का ख्याल रखते हुए, उनके धर्म का, उनकी मान्यताओं का सम्मान करते हुए, बातचीत करके। लेकिन वहां जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज में जाते हैं तो वहां एक ड्यूटी आती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो ये हासिल करने में ज्यादा आसानी होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा तो हासिल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास में जकड़े व्यक्ति को तो आप नहीं समझा पाएंगे ना, वो तो पर्सनल लॉ के फेवर में रहेगा, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहेगा। इसलिए उसको देखना पड़ेगा कि आप मानव का उत्कर्ष किधर है, मानव ऊंचाइयों पे कैसे जा सकता है। वो कठोर विश्वासों, धर्म की आस्थाओं से नहीं जा सकता, उसके लिए उसे रैशनल होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा, तार्किक होना पड़ेगा और वैज्ञानिक सोच वाला होना पड़ेगा। और उसकी तो कोई जगह है नहीं, वर्तमान समाज में हम देखें तो इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है, रैशनैलिटी की और साइंटिफिक टेम्परामेंट की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि समाज जो है पूरा धर्मांधता पर आधारित है, धर्म के प्रति अंधा होकर के आधारित है। हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले जो है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म की बात कही है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात कही। एक तो अध्यात्मवाद वो खुद ही नेक्टर है पूरे सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, अगर उसमें कोई नेक्टर है और ख़ास बात अगर कोई निकल करके आती है तो उसको हम लोग स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, जो सबसे बेस्ट फिलॉसफी है, वेदांत की फिलॉसफी पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद उसी की बात करते थे। और दूसरा, वो चूंकि स्वामी विवेकानंद भौतिकवाद से, मटेरियलिज्म से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उसको कॉपी करने के लिए कहते थे कि पश्चिम से, यूरोप से हमें मटेरियलिज्म लेना चाहिए। तो अगर दोनों को मिला दें तो वो हो गया भौतिकवाद वाला आध्यात्मिकवाद, यानी कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। साइंस जो है वो मटेरियलिज्म का, अच्छा, तमाम जो धार्मिक संत हैं और जो धर्म की बात भी करते हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, वो भी सब लोग अपने आप तो फैन तो लगाए रहते हैं, कूलर ऐसे ही सब लगाए रहते हैं, मॉडर्न गाड़ियों में घूमते हैं। तो इसका मतलब मटेरियलिज्म को तो यूज़ करते हैं। मटेरियलिज्म में तो वो हैं, चंदा भी लेते हैं और भारी भरकम साजो सामान प्राइवेट जेट से चलते हैं। मतलब आप मटेरियलिज्म में तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो फिर ये जो मटेरियलिज्म, जो ये मटेरियल जो तैयार हुआ जिस प्रोसेस से, उन साइंस के सिद्धांतों में विश्वास क्यों नहीं है? केवल उनके उत्पाद में, उनके प्रोडक्ट में ही विश्वास क्यों है आपका? क्योंकि वो सुख देते हैं, उससे ईजमेंट आता है, तो आप ईज महसूस करते हैं, इस वजह से उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो आपको सुख देती हैं। लेकिन जिन सिद्धांतों की वजह से ये सुख साधन उत्पन्न हुए हैं, वो सिद्धांत ही तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वही उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर तो है। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको ड्यूटीज के बारे में भी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी वही है जिसकी देश को जरूरत है। बाकी अपनी जगह है, क्योंकि हर रोज जो है हम झंडा वंदन में खड़े नहीं होते, फ्लैग होस्टिंग डेली नहीं होता, वो 15 अगस्त 26 जनवरी वाली बात है। लेकिन 24 घंटे अगर हमको किसी चिंतन मनन में रहना है तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक सामूहिक उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली बात बहुत जरूरी है। कलेक्टिवली हम लोग आगे बढ़ेंगे, अकेले आगे बढ़ने से बात नहीं बनेगी, है ना। अगर आप संगीत है, म्यूजिक है, तो उसमें बैंड होता है, बड़ा ग्रुप होता है। बैंड का मतलब होता है ग्रुप। अकेले बैंड बजाने से, अकेले जो है गिटार बजाने से म्यूजिक में आनंद नहीं आता।
ऐसे ही आपको कुछ खेलकूद करना है तो 11 लोगों की टीम चाहिए। तो आपको जीवन में जब तक सामूहिकता का भाव नहीं आएगा, कलेक्टिवनेस का भाव नहीं आएगा, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। सामूहिक रूप से सभी लोगों का विकास होना बहुत जरूरी है। अपलिफ्टमेंट। आप किसी लैंग्वेज को भी सीखते हैं, बचपन में आपने कोई लैंग्वेज बनाई है? जो मर्जी से एक लैंग्वेज बनती थी, हम लोग बनाते थे। कुछ तो भी ऐसी एक लैंग्वेज बनाते थे जो कोड वर्ड वाली। फिर अगर आप वो बोलते रहो और किसी को सिखाओ ना, तो कैसे काम चलेगा? तो फिर आप क्या करते थे, क्लास में 1 या 2 लोगों को किसी को सिखा देते थे और फिर तीनों लोग मिलकर उसको एंजॉय करते थे, बाकी किसी को समझ में नहीं आते थे। यही है सामूहिक उत्कर्ष। उसको देना पड़ता है, किसी को उसी को देना पड़ता है, उसके बिना नहीं होता। ठीक है ना? तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आर्टिकल तो है, आर्टिकल वो 51A का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर से वो आत्मा निकालनी है। देखिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत भावनात्मक है, बहुत इमोशनल है, पहले आर्टिकल से लेकर आखिरी तक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर फैक्चुअल होगा तो सत्यानाश हो जाएगा देश का, क्योंकि आप फैक्ट्स के आधार पर करोगे तो आप चालबाजियां करके उन आर्टिकल को तो पूरा कर दोगे, लेकिन आत्मा को मार दोगे। ठीक है? तो चाहे हम, जैसे फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, उसकी जो आत्मा है वो सबको बांटते चलो, मिलकर के चलो, कलेक्टिवनेस अगेन। और छोटों का ख्याल रखो। पूरा फाइनेंस कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, किन किन का ख्याल रखा जाता है। छोटे राज्यों का ख्याल रखा जाता है, कमजोरों का ख्याल रखा जाता है, इनकम इनइक्वालिटीज देखी जाती है, इनकम डिस्टेंस देखते हैं। इसके अलावा कुछ उसके गुण भी देखे जाते हैं कि उसने टैक्स एफर्ट्स कैसे किए हैं, वो भी देखे जाते हैं। टैक्स एफर्ट्स देखें। तो इस बार का होमवर्क ये भी है। खैर वो आगे निकल गया, अभी पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होमवर्क में चलते हैं फिर मैं बात करता हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष अभी नहीं है, लोकसभा उपसभापति और उपाध्यक्ष नहीं है, पोस्ट खाली है। लेकिन ऑफिस तो मौजूद है ना, तो उस ऑफिस के बारे में पूरा बताना है, पद के बारे में बताना है, और ऑफिसर के बारे में भी। अभी तक के जो ये लोग हैं, इनकी लिस्ट भी पढ़िएगा, इन लोगों की विशेषताएं भी पढ़िएगा। फिर हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, उसका इंपॉर्टेंस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, उससे डिफरेंस, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर लेजिस्लेशन का प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। अब प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन में ना बहुत सारे डिवाइसेस हैं, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। ये पार्लियामेंट्री डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, और ये निकलते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर से। तो आप तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी डाउनलोड करेंगे, और एक लोकसभा की वेबसाइट से गूगल में जाकर के रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, वो भी डाउनलोड कीजिए। उसमें आएंगे टाइप्स ऑफ मोशंस, प्रस्ताव के प्रकार, कितने प्रकार के मोशंस होते हैं, कौन कौन से मोशंस लाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, कट मोशंस, यस,
खास करके जब हम फाइनेंस की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे तो कट मोशंस, ठीक है, और क्लोजर मोशंस, कितने तरीके से जो है आप विधेयक की चर्चा को ख़त्म कर सकते हैं, डिस्कशंस को ख़त्म कर सकते हैं, तमाम प्रकार के मोशंस, रेजोल्यूशन यदि आप पास करते हैं तो फिर 1 साल के अंदर अंदर आपको उसको उपयोग भी करना होता है रेजोल्यूशन का, यानी उसको एक्ट बनवाना पड़ता है, अदरवाइज फिर से उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर एग्जीक्यूटिव पावर, फिर आप लिख लीजिएगा शक्तियां किसकी, राज्यसभा की और लोकसभा की अलग अलग। लोकसभा की स्पेशल पावर्स जो केवल लोकसभा को प्राप्त है, 3 पावर हैं ऐसी जो केवल लोकसभा को है। पहला, मनी बिल जो राज्यसभा को नहीं है। मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा, जो नहीं वो तो कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो होगी उसमें लोकसभा अध्यक्ष, ये स्पीकर का पावर है, लिख सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ही चेयरमैन रहेंगे। दूसरा बताइए, और बताइए। और बताइए, इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा है? तो जो हटाने वाला काम है, इमरजेंसी हटाने वाला, वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो लोकसभा की स्पेशल पावर्स जो लोकसभा की ही पावर्स है, ऐसे ही राज्यसभा की स्पेशल पावर्स जो लोकसभा की नहीं है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको डीप में जाकर के देखिए। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, अच्छा होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके पास कल का भी समय है और उसके बाद पूरा नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे हम लोग, तो तब तक आपका ये हिस्सा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। इसके अलावा जो मोशंस हमने देखे, ऐसे ही और भी जो डिस्कशंस होते हैं, जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, 0 आवर, शॉर्ट नोटिस, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जितने भी हैं तो पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ों पर हैं, अधिकांश चीज़ें जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस की है। तो ये सब आपके डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, जिनके माध्यम से आप पार्लियामेंट को चलाते हैं। प्रोमलगेशन, ठीक है, तो वो वाला है। फिर लिखिए बिल कैसे एक्ट में बनेगा, तो पूरा बिल प्रस्तुत होना, यानी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। बिल का प्रस्तुत होना यानी विधेयक का प्रस्तुत होना फर्स्ट, तो उसमें केवल और केवल उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहला फर्स्ट सिटिंग जो होगी वो एक तरह की इंट्रोड्यूस वाली, फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो इंट्रोड्यूस,
इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। सेकंड, कंसिडरेशन। तो जो भी शक्ल बिल जो है कानून का लेगा वो इस वाले में लेगा, कंसिडरेशन स्टेज में। और थर्ड, वोटिंग स्टेज, थर्ड वाले। तो पहली रीडिंग में और थर्ड रीडिंग में कोई भी चर्चा नहीं होती, ठीक है। सारी चर्चाएं किस में होंगी? हाँ, सेकंड वाले में, कंसिडरेशन वाले में, ठीक है। तो ये खास खास चीजें। फिर बजट देखिए, बजट जिसको हम बजट बोलते हैं, लेकिन बजट जो है कई बार पढ़ाया हमने, हमारे पुराने लेक्चर देखिए बजट का, तो उसमें इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन बजट जो है संविधान में इस नाम से नहीं है, वहाँ उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है बजट। और बजट एक मनी बिल है। पिछले साल का लेक्चर हमारा देख लीजिएगा। मनी बिल भी एक फाइनेंशियल बिल है या फाइनेंस बिल है, और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट क्या होता है, फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या होता है। तो तीन कैटेगरी है फाइनेंस बिल की, ठीक है ना। फाइनेंस बिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, मनी बिल। सेकंड, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड। जो मनी बिल है वो एक्सक्लूसिव है आर्टिकल 110 में, जिसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। और इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यानी जो कुछ भी भारत सरकार ने रेवेन्यू कमाया है, वो रेवेन्यू जनता का है, लोगों का है, भारत के लोगों का है पैसा। एक एक पैसा भारत के लोगों का है। और कोई भी पैसा जो है वो लोकसभा जो है वो जनता की सीधी प्रतिनिधि है, निर्वाचित प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जनता ने जो चुन के भेजे हैं, वो उस पैसे का ख्याल रखेंगे। तो मनी बिल की जो शर्तें हैं उसमें राष्ट्रपति को उतना शामिल नहीं किया जाता, राज्यसभा को भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो राज्यों की रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और सीधे सीधे लोगों का टैक्स है, इसलिए सीधे सीधे खर्च होने का डॉक्यूमेंट मनी बिल के थ्रू आएगा। और वो मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और कौन मनी बिल होगा, कौन मनी बिल नहीं होगा, ये जो तय होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, ये भी स्पीकर का होगा। और इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो पाएगा। हालांकि बाद में कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है, तो जुडिशियल रिव्यू तो हर चीज़ का हो सकता है, खास करके इसका भी। लेकिन अधिकांश मामलों में स्पीकर ही फाइनल है, उसका डिसीजन ही फाइनल है। तो मनी बिल तो सीधा सीधा ये है कि पैसा खर्च हो रहा है, पैसा जो आया हुआ है वो खर्च हो रहा है, और आप हमसे सैंक्शन करवा लीजिए, हमसे स्वीकृति लीजिए। और हमने दे दी तो फिर राज्यसभा 14 दिन विचार कर ले, 14 डेज के लिए, और विचार करने के बाद हमें बता दे क्या चाहते हैं। अगर हमको उचित लगेगा तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर वो पास ही है, आप चाहे विचार करो चाहे ना करो। और राष्ट्रपति भी उसको वीटो नहीं लगाएगा। प्रेसिडेंट के भी सिग्नेचर मान लिए जाएंगे अगर उन्होंने सिग्नेचर नहीं भी किए तब भी, क्योंकि मनी बिल में वो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो जनता का पैसा और वो समय पे खर्च होना है। और उसका जब कंसीडरेशन हो रहा होगा, तब इंट्रोडक्शन जब हो रहा होगा, तब एक तरह से राष्ट्रपति से हम लोग एसेंट ले लेंगे। और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, वहां पर राष्ट्रपति की कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन, प्रायर कंसिडरेशन लगती है। ठीक है, तो वो शर्तें देख लीजिएगा, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और फाइनेंशियल बिल सेकंड, उसका एसेंट लगता है उसमें, एक तरह से प्रायर परमिशन।
लेकिन यहां सीधा सीधा अभी पैसा खर्च होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो एकदम समझ में आ जाएगा। डैम सेफ्टी बिल, जैसे बांध की सुरक्षा का बिल है, तो उसे हम सीधा मनी बिल नहीं कहेंगे, लेकिन बांध की सुरक्षा ऐसे तो होगी नहीं, उसके लिए कभी न कभी तो पैसा खर्च करना ही पड़े, तभी तो बांध की सुरक्षा होगी, पैसा तो खर्च होगा। तो इस टाइप के जो बिल होते हैं वो कहलाते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। ये ऑर्डिनरी बिल से डिफरेंट होंगे, यहां पर भी लोकसभा की पावर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा उस पर चर्चा कर सकती है। और देखिएगा उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, मैंने पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, समय कम है। फाइनेंशियल बिल सेकंड, जैसे हम लोग कोई वेतन आयोग, फाइनेंस जो अगर कोई जो हम बोलते हैं कि ये पे कमीशन है, नया पे कमीशन लागू हो रहा है, वो फिर डिफरेंट चीज है। पे कमीशन जब लागू होगा और लोगों की सैलरी बढ़ेगी तब पैसा खर्च होगा, आज नहीं हो रहा है, लेकिन आप पे कमीशन पास कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसमें फाइनेंस का मसला है, इसलिए ये फाइनेंशियल बिल सेकंड है। तो क्या होता है मनी बिल, क्या होता है बजट, मनी बिल, डैम सेफ्टी बिल एक तरह से फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, और पे कमीशन एक तरह से फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो ये पिछले बार वाले लेक्चर से आप निकाल सकते हैं, वहां मैंने ज्यादा डिटेल में बताया था पिछली बार, ठीक है। तो ये बजट का पूरा आपको निकालना है, और उद्देश्य है इसके लिए फेयर बिल हो और जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। और चूंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने नहीं रखी है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हमारे हैं उनकी हमने कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, इसलिए वहाँ एक्सपर्टीज है कि नहीं, वहाँ एक्सीलेंसी कितनी है वो हम कह नहीं सकते। इसके लिए उसमें कमेटी कल्चर आया है 1989 से, कमेटी कल्चर खास करके। कुछ कमेटीज तो बहुत पहले से, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी तो नेहरू जी के समय से है, लेकिन बाद में आया है कमेटी कल्चर। और ये पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है डिपार्टमेंट वाइज स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, इसलिए बार बार आता है कि स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, डायरेक्ट पास कर दिया आपने। ये पार्लियामेंट्री खास करके डिपार्टमेंट वाइज जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पढ़िए कि कितने प्रकार की कमेटीज़ हैं। तो 3 प्रकार की कमेटीज़ मिलेंगी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, ठीक है। और वैसे ही कर लीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी सर्च कर लीजिएगा तो आपको गूगल में मिल जाएगा, विकिपीडिया में मिल जाएगा। विकिपीडिया की वेबसाइट, विकिपीडिया से भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे संसद.in पे भी, वहाँ पे मिल जाएगा। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होता है, कमेटीज़ क्यों पढ़ना चाहिए, इसको इसलिए करिएगा क्योंकि उसमें बिल की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। जो फर्स्ट रीडिंग होती है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए बजट भी जब फर्स्ट रीडिंग के लिए आता है उस दिन मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो केवल बिल को, उसको बजट को पढ़ती हैं, रीडिंग होती है, बस स्पीच होती है, उसको बोलते हैं बजट स्पीच। 11 बजे बजट स्पीच होती है, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स को, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर एक तरह से छुट्टी हो जाती है 3-4 सप्ताह की, लगभग 1 महीने की छुट्टी होती है। उस 1 महीने की छुट्टी में ये जो बजट है ये डिपार्टमेंट वाइज स्टैंडिंग कमेटीज को चले जाते हैं, और वो कमेटीज जो है इन बिल का यानी बजट का स्टडी करती हैं और स्क्रूटनाइज करती हैं, सजेशंस देती हैं, वो फिर वो परफेक्ट बिल बनता है। बजट जो है वो बिल के रूप में एक परफेक्ट बिल के तौर पे फिर सदन में आता है, और फिर उस पर वोट ऑन अकाउंट वोटिंग होती है एक तरह से, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन वो डिस्कशंस फिर लास्ट में जाकर के बजट पास करने की स्थिति में हो जाते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव आ जाता है। तो वो जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसकी भी चर्चा होती है, आप देखते हैं उसमें भी बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है, लेकिन बिल की क्वालिटी बहुत बढ़ चुकी होती है। तब तक बिल की क्वालिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब ये केवल मेंबर्स ने नहीं बनाया, ये जो कमेटीज हैं ये एक्सपर्ट्स को यूज करती हैं। देश भर के जो एक्सपर्ट्स हैं
कमिटीज़ उनको इनवाइट करती हैं, डिपार्टमेंट वाइज वो एक्सपर्ट्स इनवाइट किए जाते हैं, और फिर ये सारा जो खर्चा होता है, एस्टिमेट ये वो, एस्टिमेट कमेटी ये वो, इन सब को जानकारी देने के लिए CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और वो बाध्य, वो देता ही है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है वो पूरे देश का ऑडिट करता है, और पूरे देश का ऑडिट उसके सामने होता है एक तरह से, और वो देखता है कि जनता का ये पैसा ठीक से खर्च होने का जो प्रपोजल आया है ठीक है कि नहीं, फिर खर्च हुआ है तो ये ठीक से हुआ है कि नहीं। कमेटीज का वो सेक्रेटरी होता है एक तरह से, कमेटीज को हर समय उपलब्ध होते हैं, इसलिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज IAAS ये होता है आपके UPSC की वैकेंसी में। और इसके अलावा इकोनॉमी सर्विसेज के और भी जो है अलग से लोग भी रिक्रूट किए जाते हैं, जो बजट को भी बनाते हैं, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस के तमाम जो पोस्ट है उनमें वो लोग बैठे रहते हैं। बहुत एकदम हाईली क्वालिफाइड एक्सक्लूसिव टाइप के लोग हैं, मतलब एक्सीलेंट। तो इसलिए जनता का पैसा गलत खर्च हो जाएगा ये सोचना मतलब बहुत मुश्किल काम। हम लोग नहीं कह सकते कि जनता का पैसा जो है वो दुरुपयोग पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। वही लोग फिर सजेस्ट करते हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि कमेटी कल्चर का एक सबसे फायदा ये है कि इसमें कई जगहों पर विपक्ष के जो लोग हैं वो अध्यक्ष होते हैं कमेटी के, और संसद में एक मजबूरी होती है, वो राजनीतिक मजबूरी होती है, इसलिए कोई चीज अच्छी भी है तो भी उसका विरोध होता है, अच्छी चीज का भी विरोध होता है क्योंकि वो विपक्ष में है। कमेटी कल्चर में आकर के, कमेटी में आकर के वो खुल करके उसका पक्ष ले सकते हैं कि आपका जो ये बिल है ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, और हम आपके साथ हैं, और हम इसको और ठीक करवाएंगे, अब इसमें आप ये भी कर लीजिए। तो दोनों पार्टी के, जितने भी पार्टी के, अपोजिशन के लोग और जो रूलिंग पार्टी है, दोनों लोग मिलकर के इस काम को करते हैं। तो ये जो भेदभाव हमको दिखता है, कई बार देश के लिए जो बहुत अच्छी चीज होती है, आम लोगों के लिए जो बहुत अच्छी चीज होती है, वो राजनीति के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट हो जाएगी, पॉपुलिस्ट हो जाएंगे, पार्टी भी पॉपुलिस्ट हो जाएगी, तो उसी को वोट मिलेंगे, तो विपक्ष क्यों उसमें शामिल होगा। तो इसलिए वो शामिल नहीं होता। कई बार वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो राजनीति के लिए अच्छी नहीं होती, और जो राजनीति के लिए अच्छी चीज होती है वो उल्टा है, वो कई बार इकोनॉमी और देश के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए जो कमेटीज हैं वो फाइनल शेप और साइज देती हैं उसको, बिल को, और फर्स्ट रीडिंग के बाद तमाम बिल जो हैं इन कमेटीज के पास पहुंचते हैं, और कंसिडरेशन स्टेज में वो पके पकाए तौर पे वहां प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, फिर वोटिंग ही बचता है। तो इसलिए संसद की कार्रवाई जो आपको दिखाई देती है, उसके पीछे जो पूरा काम चलता है वो कमेटीज के माध्यम से चलता है। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा उनको, तमाम प्रकार की। अब मुझे लगता है इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि मैंने उसमें इंटरेस्ट पैदा कर दिया। पता तो आपको पहले भी है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर दे। हम सोचते हैं कि ठीक है, होगा, यही थोड़ी पूछ रहा है, नहीं वही पूछेगा। इसलिए कमेटी से एक क्वेश्चन हर साल है, जनता के पैसे का सवाल है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है अच्छा खासा होमवर्क हो गया। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब
भारत माता की, भारतीय संस्कृति की